बात सुने। इधर आओ, कुछ नहीं करता। नजदीक आओ। टपा। ये किया है रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय क्रिकेट के साथ। आईपीएल 2024 इस वक्त चल रहा है और आईपीएल ने 25 मई को खत्म होना है। उसके कुछ दिनों के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज होगा और एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 25 दिन और कुछ घंटे वर्ल्ड कप के स्टार्ट में बाकी बचे हैं। और एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट नहीं हुई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जिन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है वो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब एक इंटरव्यू रिकी पॉन्टिंग का सामने आया है जो दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइज जो है उसके साथ काम कर रहे हैं और वहां पर भारत के अंदर बैठकर उनसे जब क्लब वर्सेस कंट्री के ऊपर सवाल हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान का जो पॉइंट है उसको हाईलाइट किया और ना सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि पाकिस्तान की तारीफ की। वो किस तरह से, ये आज की वीडियो में डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो आयरलैंड के खिलाफ खेलने के लिए पाकिस्तान से रवाना हो चुकी है और स्क्वाड के अंदर कौन कौन से नाम हैं ये भी आपको पता है। लेकिन आयरलैंड ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी है और इस टीम के अंदर दो भाई भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। सो आयरलैंड की पूरी टीम क्या और फिर दो भाई कौन से हैं इसके बारे में भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा उस्मान कादिर, बाबर आजम के करीबी दोस्त या ये कहा जाए कि चड्डी बड़ी फ्रेंड, उन्होंने इल्जाम लगाया है मोहम्मद हफीज के ऊपर। और मोहम्मद हफीज साहब का तो आपको पता ही होगा, जब वो पाकिस्तान ड्रीम के डायरेक्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि अब परफॉर्मेंस बेस्ड खिलाड़ी जो हैं वो टीम के अंदर आएंगे और कोई यारी दोस्ती वाला जो कल्चर है, कोई फेवरेटिज्म जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन उस्मान कादिर ने कहा है कि मोहम्मद हफीज जैसा जो दोगला बंदा है वो कहीं पर भी नहीं है। सो उस्मान कादिर ने एग्जैक्टली क्या कहा है ये भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो से इख्तलाफ रखते हैं या आपका कोई सवाल है तो गाली देने की बजाय वो सवाल कीजिएगा, वो इख्तलाफ बताइएगा और फिर हम आपको जो आपके इख्तलाफ के ऊपर जवाब बनेगा वो देंगे ताकि प्यार मोहब्बत से जो मामलात हैं वो सुलझाए जा सकें। सो अब आते हैं मेन टॉपिक की जानिब और सबसे पहले अगर आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड ने अपना 15 मेंबर स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की तरह वो पहले 13 लड़के अनाउंस करते, फिर कहते कि हमने एक दो लड़कों को चेक करना है, तो चेक करने के बाद हम अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड भी देंगे और जो टीम है उसको भी फाइनल करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे 15 खिलाड़ी हैं, यही वर्ल्ड कप के अंदर भी खेलेंगे और इन्हीं को हम पाकिस्तान के खिलाफ भी खिलवाएंगे। सो ये जो 15 खिलाड़ी है इनमें पॉल स्टर्लिंग है, उसके बाद मार्क एडियर हैं, देन एंड्रयू बेलब्राइन है, देन कर्टिस कैम्फर हैं, उसके बाद गैरेथ डिलेनी हैं, देन जॉर्ज डॉकरेल हैं, उसके बाद ग्राहम होम है, देन जॉश लिटल जो गुजरात टाइटंस की आईपीएल 2024 के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके बाद बैरी मैक्रेथी हैं, देन नील रॉक हैं, हैरी टैक्टर भी आयरलैंड टीम का हिस्सा बने हैं, जबकि लोरकान टकर, बेन वाइट और क्रेग यंग ये 14 खिलाड़ी हैं और 15वां खिलाड़ी वो है जिसका नाम रॉस अडेयर है। और रॉस अडेयर जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं आयरलैंड क्रिकेट टीम के मार्क अडेयर उनके भाई हैं। और मार्क अडेयर की अगर परफॉर्मेंसेस को बात की जाए और टी20 क्रिकेट के हवाले से तो इन्होंने 77 मैचेस आयरलैंड के लिए खेल रखे हैं टी20 क्रिकेट में, जिसमें 107 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं और इसके अलावा 54 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला और इन्होंने 583 रन स्कोर किए हैं। और इनके भाई वो एज अ बैट्समैन खेलते हैं, 7 मैचेस पाकिस्तान से पहले वो खेल चुके हैं और इन 7 मैचेस के अंदर उन्होंने 143 रन स्कोर किए थे 137.50 के स्ट्राइक रेट के साथ। सो ये 15 मेंबर स्क्वाड जो है वो आयरलैंड ने अनाउंस किया है पाकिस्तान के खिलाफ और इस स्क्वाड को देखकर भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को
कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, आयरलैंड के होम ग्राउंड जरूर होंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो उनसे बड़ी है। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान को 2 मैचेस के अंदर धूल चटा गए थे, सो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में यह कहा जाता है कि इट इज प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल, और जितनी कमजोर टीम होगी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान उतना गंदा खेलेगा, और जितनी स्ट्रांग टीम होगी जिसके सामने यह कहा जाएगा कि पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है, तो पाकिस्तान उस टीम को धूल चटाकर, जो क्रिकेट शायकीन है और क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बोलती बंद कर देंगे। सो अब जनाब 10, 12 और 14 मई को पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बोलतियां बंद करती है या मजीद जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है उसको लेकर शोर मचता है। और अब आते हैं बाबर आजम के चड्डी बड़ी फ्रेंड, बाबर आजम के संगी उस्मान कादिर। और उस्मान कादिर को चांस मिला था ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन उन्होंने मुल्क को तरजीह दी, क्योंकि बाबर आजम के कप्तान बनने के बाद उनको एक कॉल गई कि आप पाकिस्तान टीम के लिए खेलें। उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, मैं पाकिस्तान मेरे अंदर है, पाकिस्तानी खून मेरे अंदर है, द ग्रेट अब्दुल कादिर का मैं बेटा हूं, तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन बाद में उस्मान कादिर का जब नाम आता है टीम के अंदर, तो उसके बाद उस्मान कादिर को एक टाइटल दिया गया था पर्ची का, यारी दोस्ती का, और बाबर आजम के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन उस्मान कादिर ने जब जब खेला तो तब उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया उस्मान कादिर के ऊपर कि उस्मान कादिर की टीम के अंदर जगह बनती थी, लेकिन वो टीम से बाहर कर दिए गए, क्योंकि जो आउटसाइड प्रेशर है, जो आउटसाइड नॉइज है, वो बहुत ज्यादा था। और उस्मान कादिर माजी में भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि बाबर आजम की दोस्ती से मुझे उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ जितना मुझे जनाब नुकसान जो है वो बियर करना पड़ा है। और अब जब बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटे थे 15 नवंबर 2023 को, तो उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान अपॉइंट किया गया था। तो उस्मान कादिर ने कहा कि उनकी शाहीन शाह अफरीदी के साथ बात हुई थी, और उस्मान कादिर के मुताबिक शाहीन अफरीदी ने उन्हें यह कहा था कि आप कुछ मैचेस के अंदर डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद आपको टीम के अंदर ले लिया जाएगा। और फिर उस्मान कादिर ने जो नवंबर के अंदर ही पाकिस्तान का नेशनल T20 कप खेला गया था, उसके 8 मैचेस के अंदर 13 विकेटें हासिल की थी, 6.72 के इकोनॉमी रेट के साथ, और स्ट्राइक रेट इनका शानदार था 13.38 का। लेकिन उस्मान कादिर को जनवरी के अंदर जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी उसके अंदर चांस नहीं मिला था। और अब उन्होंने बोला है, क्योंकि पिछले चंद दिनों से उनकी कुछ ट्वीट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, और सब लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उस्मान कादिर जो हैं वो इतने जनाब दिलबर्दाश्ता क्यों हो चुके हैं, और ये जो ट्वीट्स कर रहे हैं क्या ये डायरेक्ट बाबर आजम को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। तो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि जनाब मेरी शाहीन अफरीदी के साथ बात हुई थी, मैंने परफॉर्मेंस दी, और शानदार परफॉर्मेंस देने के बावजूद जब पाकिस्तान जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने गया था तो उस टीम के अंदर मेरी जगह नहीं बनी थी। अब जनाब मैंने जब उस पूरी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट हुई थी उसके स्क्वाड को खंगाल कर देखा, तो उसमें 2 नाम थे, एक मोहम्मद नवाज का और दूसरा उसामा मीर का। चूंकि पाकिस्तान एक लेग स्पिनर के साथ गया हुआ था, इब्रार अहमद अनफिट थे, शादाब को कहा गया कि इंजरी है और फिर कहा गया कि उनको ड्रॉप किया गया है। तो उसामा मीर के बारे में ये माजी के अंदर कहा गया कि उसामा मीर तो इंटरनेशनल का खिलाड़ी ही नहीं है, लेकिन फिर उसामा मीर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, और उसामा मीर की उस नेशनल T20 कप के अंदर जो परफॉर्मेंस थी उसमें सिर्फ एक मैच इन्होंने सियालकोट रीजन के लिए खेला था, और उस मैच के अंदर 4 ओवर इन्होंने फेंके, 2 विकेटें इन्होंने हासिल की थी, और 12 रन जो है वो इन्होंने दिए थे 3 के इकोनॉमी रेट के साथ। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर उस्मान कादिर के साथ यह बात की गई थी कि आप डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दें, आपको टीम के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा, तो फिर मोहम्मद हफीज ने क्यों अपोज किया? क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि मैंने जब जांचने की कोशिश की और पूछा, सवाल किया, तो उस सवाल के जवाब में मुझे यह कहा गया कि मोहम्मद हफीज आपकी सिलेक्शन को अपोज कर रहे हैं। तो अब जनाब मोहम्मद हफीज से यह सवाल पूछना चाहिए कि आप तो कहते थे कि ना मैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं, ना मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच हूं, मैं तो सिर्फ डायरेक्टर हूं जिसने पॉलिसीज बनानी है। क्योंकि जब कोचिंग को लेकर सवाल हुए थे तो इन्होंने क्लियरली कह दिया था कि मैं तो कोच ही नहीं हूं। तो भाईजान जब आप ना सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे ना कोच थे, तो फिर आप एक खिलाड़ी की जो सिलेक्शन है उसको अपोज क्यों कर रहे थे?
ये सबसे बड़ा सवाल है जो मोहम्मद हफीज से इस वक्त होना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट के वो तमाम लोग जो हफीज के उस वक्त उठाने में मसरूफ थे, मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मोहम्मद हफीज को आसमान के ऊपर पहुंचाया था। हालांकि हमने तब भी बोला था कि हफीज बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज हैं, लेकिन जब वो लीडरशिप रोल के अंदर आए हैं तो वहां कुछ ना कुछ कमी जो है वो मोहम्मद हफीज के अंदर मौजूद है। और फिर अब ये बात कर रहा हूं तो जनाब मेरे जहन में अब्दुल रज़ाक आ गए। पाकिस्तान की करंट जो सिलेक्शन कमेटी है उसके मेंबर हैं और वाहिद ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त की सिलेक्शन कमेटी के अंदर। और अब्दुल रज़ाक वो ऑलराउंडर हैं जिनके बाद पाकिस्तान को उस पाए का तो छोड़े, उससे नजदीक तरीन जो ऑलराउंडर है वो भी क्रिकेट के अंदर नहीं मिला। और अब्दुल रज़ाक साहब ने जब क्रिकेट छोड़ी थी, T20 क्रिकेट, तो उस वक्त इल्जाम पता है उसने किसके ऊपर लगाया था? ज़का अशरफ प्लस कप्तान उस वक्त के T20 क्रिकेट के मोहम्मद हफीज। आपको याद होगा 2014 में गालिबन पाकिस्तान सेमीफाइनल आ रहा था वेस्ट इंडीज के हाथों, और उस सेमीफाइनल से पहले जो पाकिस्तान ने लीग मैच खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उस लीग मैच के अंदर नीचे आकर जिसने तेज तरीन इनिंग खेली थी वो अब्दुल रज़ाक था, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर अब्दुल रज़ाक को चांस ही नहीं मिला था। सो माजी के अंदर जब एज अ कैप्टन थे मोहम्मद हफीज तो तब भी प्रॉब्लम सामने आए, और उसके बाद अब करंटली जब वो लीडरशिप रोल के अंदर आए जहां पर वो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर थे, तो वहां पर उन्होंने खिलाड़ी के साथ जो ज्यादती है वो की। इसके बाद अब आए हमारा जो मेन टॉपिक था, और इससे पहले कि रिकी पॉन्टिंग की स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं क्लब वर्सेस कंट्री में और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है और भारत के अंदर बैठकर भारत को जोरदार थप्पड़ लगाया है, उससे पहले देख लें कि आईपीएल इस वक्त चल रही है। और आईपीएल से पहले यानी कि 22 मार्च को गालिबन शुरू हुई थी, और उससे पहले की बात की जाए तो पीएसएल खेला गया। पीएसएल से भी पीछे चले जाएं तो उस वक्त 3 लीग जो हैं वो खेली जा रही थी। एक साउथ अफ्रीका की T20 लीग थी जो जनवरी के अंदर शुरू हुई, और साउथ अफ्रीका की अपनी लीग होने के बावजूद जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने एक टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए भेजी थी, जिसमें 16 में से 10 लड़के जो हैं उनका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ था, और जिनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था किसी ने 2 मैच टेस्ट मैच खेल रखे थे, किसी ने 4, 10 से ज्यादा किसी ने मैच नहीं थे खेल रखे। सो जो साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने T20 क्रिकेट को तरजीह दी थी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। इसके अलावा एक लीग खेली गई IL T20 लीग। इसकी 6 फ्रेंचाइजेस थी और 6 में से 4 फ्रेंचाइजेस जो हैं वो डायरेक्ट भारतीय जो ऑनर्स हैं उनके अंडर थी, और आईपीएल के अंदर भी उनकी टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। और उसके अलावा एक MLC लीग है, मेजर क्रिकेट लीग यूएस की, उसके अंदर भी आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेस जो हैं उनके शेयर्स हैं। उसके अलावा कनाडा की T20 लीग, वहां पर भी जो भारतीय नियाद बिजनेसमैन हैं उनके शेयर्स हैं। और इसके अलावा एक नई जो लीग है T20 क्रिकेट, उसकी बात की गई थी जो श्रीलंका के अंदर हेल्ड की जानी है, और उसमें भी जो आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेस हैं उनके शेयर्स थे। और इसके अलावा सीपीएल के अंदर भी आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेस जो हैं उनके शेयर्स हैं। सो T20 क्रिकेट की जो मांग है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और इजाफा कर कौन रहे हैं? आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेस। तो अब जनाब रिकी पॉन्टिंग से यह सवाल पूछा गया कि आपके नजदीक क्लब वर्सेस कंट्री क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप रीसेंट टाइम्स को देखें तो 20-25 साल पहले वो टेस्ट टीम्स जिनकी बहुत ज्यादा हाइप होती थी और जिनका जो बेंच है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता था, और उनके पास क्वालिटी के जनाब टेस्ट क्रिकेटर्स होते थे, आज वो कहीं पर भी नहीं है। और ये बात तो हकीकत है कि आज अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप पर हैं, उसके बाद इंग्लैंड आ जाता है और उसके बाद न्यूजीलैंड, और यहां पर जो टेस्ट क्रिकेट है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो बाकी कंट्रीज हैं जिसमें साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश ये भी इंक्लूड की जाए, तो ये टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेल रहे हैं। और कम खेलने के पीछे रीजन ये है कि इनके जो बोर्ड्स हैं वो ज्यादातर जनाब जो टेस्ट क्रिकेट है उसको तरजीह नहीं देते। और इसके अलावा जो दूसरी रीजन है कि जो छोटे कंट्रीज हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है
उनके जो प्लेयर्स हैं वो चले जाते हैं लीग्स खेलने के लिए और वो प्रायोरिटी देते हैं क्लब क्रिकेट को ओवर कंट्री। तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इनडायरेक्टली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेज भारतीय क्रिकेट इस वक्त पूरी दुनिया की क्रिकेट को लीग क्रिकेट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे नजदीक जो पाकिस्तान का मॉडल है वो सबसे बेहतरीन मॉडल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए काम किया है वो सबसे अहसन इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। और जो मॉडल मैंने स्टडी किया, जो मेरे सामने आया, उस मॉडल में यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह पॉलिसी बनाई है कि कोई भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा खिलाड़ी, वो 2 से ज्यादा जो लीग्स है वो 1 साल के अंदर नहीं खेलेगा। इंटरनेशनल लीग्स एक अपने मुल्क की होगी, पीएसएल प्लस 2 इंटरनेशनल लीग्स, सो 3 लीग्स उनको खेलने का मौका मिलेगा, उनमें पैसे भी वो कमा लेंगे। और इसके अलावा जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उनकी जरूरत होगी तो वो ये नहीं कहेंगे कि जनाब मैंने फलानी लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सो मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं छोड़ सकता, बल्कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हर सूरत रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो रिकी पॉन्टिंग ने भारत के अंदर बैठकर दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग करते हुए यह कहा है कि जनाब जो पाकिस्तान का मॉडल है वो सबसे बेहतरीन है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत की जो आईपीएल बेस्ड फ्रेंचाइजेस हैं वो क्रिकेट को तबाह करने की जानिब जा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।